नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। न्यूज एट 4 की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर कानपुर से है। पुलिसकर्मी की अंधाधुंध फायरिंग की खबर मिल रही है। चकेरी पर देवनपुरवा में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हुई है। 5 राउंड फायरिंग से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। किसी और जिले में तैनात बताया जा रहा है ये सिपाही। चकेरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नशे में जो सिपाही बताया जा रहा है उसको कब्जे में लिया, हिरासत में लिया, लेकिन इस दरमियान खूब हंगामा बरपाया इस सिपाही ने। गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन 5 राउंड फायरिंग की इस तरह। सिपाही को अब हिरासत में ले लिया गया है। जो मौके पर मौजूद पुलिस बिजनौर में पथराव और फायरिंग से घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। मामला है चांदपुर के हमीपुर बुजुर्ग का। ग्रामीणों ने राशन डीलर पर पथराव और फायरिंग करने का आरोप लगाया है। पथराव और फायरिंग घंटों अफरा तफरी की वजह बनी रही। ये देखिए जरा, देखिए गुस्साए राशन डीलर ने कूड़े में कार्ड धारकों के राशन कार्ड फेंक दिए। ये देखिए, ये देखिए, ये जो आपको बिखरे दिखाई दे रहे हैं ये लोगों के राशन कार्ड हैं, जिसे बनाने के लिए तमाम दस्तावेज लेके इधर से उधर चक्कर काटते हैं। लेकिन राशन डीलर को बस गुस्सा आया, इतना काफी था कि इसे नाली में फेंक करके वो खड़ा रहा और तो और दबंगई दिखाई। और कानपुर के बजरिया थाना इलाके में एक रिक्शा वाले को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। बीच रोड पर महिला ने रिक्शा चालक की चप्पलों से पिटाई कर डाली। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये देखिए, जौनपुर से खबर है, जहां जौनपुर में भाजपा के 2 नेता आपस में भिड़ने की खबर मिल रही है। दोनों नेताओं के बीच मारपीट हुई है, लात घूंसे चले हैं, हंगामा और मारपीट हुआ है और इसकी सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर पुलिस ने मामले को शांत कराया, लेकिन तस्वीरें आई हैं ये जौनपुर की, जरा देखते और सुनते हैं। ये जौनपुर की तस्वीरें हैं, ये पुलिस की गहमा गहमी आप देख सकते हैं। चारों तरफ लोगों को देख सकते हैं। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर 2 नेताओं के हंगामे की वजह से है। तो देखिए, ये देखिए, ये दोनों भाजपा के नेता है। देखिए जरा किस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर हो गए। मौके पर पुलिस मौजूद थी बीच बचाव करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के सामने भी लड़ते रहे। और देखिए पुलिस ने यहाँ पर कैमरा मौजूद है, मीडिया है, पुलिस है, बावजूद इसके 2 नेताओं की जो बीजेपी के ही हैं उनके आपस में भिड़ने की तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये देखिए 2 नेता हैं और ये आपस में इस कदर भिड़े कि सब कुछ भूल बैठे। तो वहीं कानपुर में भाजपा नेता की गुंडागर्दी देखने को मिली। मामूली सी बात को लेकर के भाजपा नेता और उसके समर्थकों ने युवकों को पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भाजपा नेता पिंटू ठाकुर ने शराब के नशे में युवक को भद्दी भद्दी गालियां दी। उज्जैनी थाना क्षेत्र के राम गोपाल चौराहे का ये पूरा मामला है। तो ये देखिए भाजपा नेता पिंटू ठाकुर हैं, ये जो नशे में धुत हैं। ये देखिए पार्टी की इमेज पर पलीता लगाती ये तस्वीरें आई हैं। तो 2 तस्वीरें हैं जहां बीजेपी नेता आपस में भिड़ते हैं। जौनपुर में जहां किस तरीके की खलबली है देखिए वो आपके सामने है। तो कानपुर की तस्वीरें, गाली गलौच और पिंटू नाम के ये भाजपा नेता हैं, इनके समर्थक हैं और किस तरीके से मारपीट हो रहा है, किस तरीके की तस्वीरें हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर झांसी से है। झांसी में महिला पार्षदों ने हंगामा कर दिया। हंगामे की वजह थी निजी बिजली कंपनी की ओर से वार्ड में किए गए काम। बताया ये जा रहा है कि इस वार्ड में EESL की ओर से कॉन्ट्रैक्ट पर लाइट्स लगाई जा रही हैं।
महिला पार्षदों का इस कंपनी पर शिथिलता का आरोप है। वो चाहती है कि नगर निगम खुद ये काम करे। व्यवस्था बनवा के आप व्यवस्था बनवा के देखिए, बरेली से खबर है। रोडवेज की बस चोरी होने की खबर मिल रही है। परिवहन विभाग ने अब FIR दर्ज कराई है। बरेली की बस बदायूं में खड़ी मिली है, ये भी जानकारी आ रही है। बदायूं के दातागंज चौराहे पर ये बस मिली है। बस ड्राइवर को बर्खास्त किया गया है। बस चोरी करने वाले की तलाश जारी है। लेकिन देखिए जरा, परिवहन विभाग की बस ही चोरी हो जा रही है। छोटी मोटी चीज नहीं साहब, ये पूरी बस चोरी हो गई। इसकी FIR दर्ज करानी पड़ी, तब जाके बदायूं के दातागंज चौराहे पर यह बस मिली है। चालक को बर्खास्त किया गया है। चालक को कोई सुध-बुध नहीं, पता नहीं कि जिस बस को वो चला रहा है वो बस ही चोरी हो गई। 31 तारीख की रात को बस एक ड्राइवर था, दिल्ली से लेके आया और उसको यहाँ सवारी उतार के वर्कशॉप जाना चाहिए था, लेकिन बस वो यहीं खड़ी करके कहीं चला गया और बस कहीं यहाँ से मिस हो गई। सुबह जब मुझे खबर मिली तो तुरंत मैंने अपने उच्चाधिकारियों को खबर किया और उसके बाद बस को तलाशने के लिए अपने मंडल में चारों तरफ फ़ोन हुआ और बस जो है हमारी 9:30 बजे, 9:45 बजे दातागंज से पता लग गया तो हम लोग जाके उसको ले आए। संबंधित चालक के खिलाफ जो है उसको बर्खास्त कर दिया गया और इसकी FIR कराई गई। अगली खबर बागपत से है। किशोरी के पिता को सिर तन से जुदा करने वाली धमकी देने वाला सिरफिरा शख्स गिरफ्तार है। इस युवक ने धमकी देते हुए कहा, या तो अपनी बेटी को मेरे पास भेज, नहीं तो सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। मामला बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र का है। पिता ने बताया कि आरोपी युवक उनकी बेटी को अपने पास भेजने का दबाव बना रहा था। परिजनों के मना करने पर लड़की की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 18 जुलाई को उसने धमकी दी थी और 23 अगस्त को किशोरी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। उधर से एक लड़का आता रईस नाम का, उसने स्कूटी का आगे रोक दिया तो बोला कि आपकी लड़की कहाँ पे है। मैंने कहा कि लड़की तो अच्छा करना दे, वो लड़की का क्या मतलब है। तो बोला कि नहीं, मुझे लड़की को लेके जाना है फिर से तुम्हारे को, नहीं तो देख लो फिर मैं क्या करूँगा। मैं बोला क्या करेगा अभी तो बोला मैं उसके फ़ोटो लगाऊंगा ऑन उस पर, अरे आपको लड़के को नुकसान पहुंचा सकता हूँ। मैं आपके कोतवाली में पहुँचाई जी, मैं 2-3 दफ़ा कोतवाली में। एप्लीकेशन भी ये है, बार बार जा रहे तो कभी 2 घंटे बिठा रहे, कभी 3 घंटे बिठा रहे हैं। आश्वासन देकर वापसी कर दिया। थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत किया गया। उस लड़के को हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। इसमें एक बात और भी अवगत करानी है कि इसी व्यक्ति ने जून की शुरुआत में एक तहरीर दी थी थाने पर कि उसकी लड़की चली गई है, कहीं मिसिंग है। उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था, लड़की के बयान दिए गए थे। तो लड़की ने खुद स्वेच्छा से उस लड़के के साथ जाना बताया था। फिर माननीय न्यायालय में 164 के बयान लिए गए थे और उसके पश्चात उस केस को ख़त्म किया गया था। तो इसमें गहनता से इसमें विवेचना की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके बाद लड़के के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सनुज शर्मा का और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या टर्न है, क्या ट्विस्ट है और किस तरीके से एक लड़की बार बार इंसाफ की गुहार लगाती नजर आ रही है। बागपत से जुड़ेंगे सीधा हमारे सहयोगी सनुज। सनुज, ये बताइए कि एसपी का ये कहना है कि पहले ये लोग साथ जा चुके थे, उसके बाद सुलह की भी जानकारी मिल रही है, लेकिन अब ये पूरा मामला इतनी बड़ी धमकी पर आकर के थमा है। हाँ, देखिए, जो अभी एसपी की बात थी, उनका सीधा कहना था कि पहले लड़की लड़के के साथ जा चुकी है और उस मामले में सुलह समझौता हो गया था, वो बात अलग रही। लेकिन उसके बाद देखिए कि इस लड़के की हिम्मत देखिए, रईस को जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूरे परिवार को एक तरीके से धमकी देता है, लड़की के माता पिता का रास्ता रोकता। आप सोचिए कि इस तरह की धमकी देने के क्या मायने हैं कि सर धड़ से अलग कर दूंगा, लड़की को मुझे सौंप दीजिए। कोई तालिबानी सरकार है यहाँ पर या तालिबानी हुक्म चल रहे हैं कि आप किसी को भी कह दीजिए इस तरीके से हो जाएगा। इस मामले में पुलिस की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, पुलिस को उसमें सख्त एक्शन लेना
लेना चाहिए था। परिवार के लोगों का कहना है कि ये जो घटना है ये जुलाई की है। 18 जुलाई के आसपास पूरे परिवार को जो पति पत्नी जा रहे थे उनको रोका था और रोकने के बाद उनको धमकी दी थी। उन्हीं की पत्नी हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि उस शख्स ने रोककर जिस रईस को पुलिस ने हिरासत में लिया है क्या पूरा मामला था, पहले उन्हीं से समझ लेते हैं। क्या हुआ था उस दिन, आप बताइए, जो 18 जुलाई की बात आप बता रहे हैं। वो मसूरी मिला था हमें जी, रईस नाम का लड़का। अब वो धमकी दे रहा था हमें, कह रहा था कि इसका सर अधर कर दूंगा, लड़की मुझे मेरे हवाले कर दो। ये कि इसके पापा कह लगे लड़की को रख के छिका ना खाए, नहीं लड़की मुझे दो, हम नहीं देते लड़की। अब वो धक्का दे के मुझे चला गया। स्कूटी पर थे हम दोनों जी। हाँ जी। और जब से थाने जा रहे थे फिर सुनी नहीं पुलिस ने? तो इसके पापा गए थे और इन्हें पता है जी। हाँ जी। और वो स्कूटर इस पर 3 व्हीलर में बैठ कर साफ गया धक्का देकर जी मुझे। अच्छा। हाँ जी। और कह रहा लड़के का भी सर अधर कर दूंगा, मैं इनका भी सर अधर कर दूंगा। पूरे परिवार को? हाँ जी। लड़का, मैं इसके पापा थे नहीं, और एक लड़का, हाँ जी, छोटा है, 7 साल का लड़का जी, लड़की बड़ी है। अच्छा, लड़की बड़ी है। देखिए, आपने इनकी बात सुनी कि खाली इन्हीं को नहीं, पूरे परिवार को, इनका 7 साल का बेटा है, डरे सहमे अपने घर में बैठे रहे। लेकिन पुलिस ने, देखिए, जो पहले बात हुई उसमें भले ही हो गया, लेकिन जो तालिबानी सोच थी कि मैं सर से धड़ अलग कर दूंगा, इस वाले मामले में पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए था, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब रईस को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया और क्यों नहीं हिरासत में लिया गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो पीड़ित लड़की है उसकी भी बात सुनवा देता हूँ कि किस तरीके से उस लड़की को एक जाल में फंसाया गया था, उसी से हम बात कर लेते हैं। बेटा, पूरी चीज़ बताइए, क्या हुआ, क्या नाम बताया था आपको? उसका नाम तो अब रईस निकल के आ रहा है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया। पहले उसने अपना नाम विकास बताया था मेरे को पता, बाद में पता लगा मोहम्मद रईस है, मोहम्मदन है। तो जैसे आपको ले गया था साथ, बता नहीं आप कहाँ कैसे वो मुझे यहाँ से सीधा लेकर गया कल्याण में 1 महीना रखा उसने मुझे, फिर भेटा लेके आया, भेटा में रखा, फिर अपने 2-3 दिन वहाँ पर है, फिर उसके बाद वो अपने बुआ जी के वहाँ पर लेके गया सुंदर नगरी में, वहाँ पे रखा उसने मुझे। तो इनको कह रहा है कि क्या कपड़े उपड़े वो पहनने के लिए दबाव बनाता था कुछ? हाँ, बुर्का पहनने के लिए कहा था, 2-3 बार बोला, पर मैंने नहीं पहना। अच्छा, क्या कहता था? कहता था बुर्का पहनो, जैसा हम रहते हैं ऐसे रहो, मैं को मुझे नहीं रहना। ये तो आपने विरोध किया था? नहीं, मैंने उसको बोला, लड़ाई होती थी हम दोनों में खूब कि मुझे नहीं पहनना इस बात पे। तो कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? बाजार में दोस्त था उनका, कोई यहाँ पे दुपट्टे रख बेचता था, उसके थ्रू आया था वहाँ पे, तब मिला था। अच्छा, तब आपको विकास नाम बताया? जी। अच्छा, और जब आपको पता लगा कि नाम रईस है? जी, मोहम्मद रईस है, तो कह रहा, मैंने बोला मुझे घर जाना है मेरे, कह रहा नहीं जाने नहीं दूंगा, अब तो मेरे साथ ही रहना है, शादी करना मुझसे। मैंने शादी नहीं की थी, फिर उससे मैं कहा शादी मैं नहीं करूँगी, तुम मोहम्मदन हो। बिल्कुल। अब आप देखने कितनी चीजों, अब क्या चाहती है? है? ये किसी एक तो मैं शख्स चाहती की हूँ उसको जिम्मेदारी बस या एक सख्त शख्स का कार्रवाई फैसला हो नहीं हो उसके सकता कि कौन किसके साथ रहना होता है, दोनों की रजामंदी चाहिए होती है। और अगर अपने मन की ना हो तो ऐसी धमकी दी जा सकती है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखना ये होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाता है। सनुज, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आपको बताएं कि दिल्ली में संगठन महामंत्री BL संतोष की बैठक जारी है। भाजपा शासित राज्यों के प्रभारियों के साथ यह बैठक हो रही है। इस बैठक में यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल हैं। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा है, सरकार के कामकाज का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। ऐसे में जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां के प्रभारी इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। और कौन कौन मौजूद है, क्या एजेंडा इस बैठक का, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश से फोन लाइन पर मौजूद है। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है, ये बैठक कब से चल रही है, कब तक चलेगी और कौन कौन शामिल है? देखिए, स्नेहलता, अगर बात करें तो ये बैठक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ले रहे हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उन राज्यों के प्रभारी अपने अपने राज्यों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम सारी नीतियां हैं उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की जो तमाम सारी योजनाएं हैं उसको किस तरीके से क्रियान्वित कर रहे हैं, इसको लेकर के ये बैठक की जा रही है। इसमें खासतौर से अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद है। भूपेंद्र यादव इस वजह से मौजूद है क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली थी तो उस वक्त भी भूपेंद्र यादव ने समन्वय काम किया था, और आज जब प्रभारियों के साथ बैठक चल रही है तो भूपेंद्र यादव समन्वय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तमाम सारे प्रभारियों को भी फीडबैक दिया जा रहा है कि और किस तरीके से बेहतर काम किया जा सकता है राज्यों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि आगे लक्ष्य 2024 का है और इनमें से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो वहां किस तरीके से 2024 को टारगेट करते हुए आगे बढ़ा जा सके, इसी को लेकर के ये बैठक जारी है। रात 8 बजे तक ये बैठक जारी रहेगी। बिल्कुल, और
उत्तराखंड के प्रभारी भी मौजूद है। एक चीज समझना चाहेंगे अविनाश कि प्रभारियों के ऊपर किस तरीके का जिम्मा रहता है, किस तरीके की जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष की अलग मीटिंग होती है, प्रभारियों की बैठक आज बुलाई गई है जिसमें यूपी उत्तराखंड दोनों के प्रभारी मौजूद हैं। किस तरीके से अलग है, किस तरीके से जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं, कुछ इस तरीके की जानकारी। जी देखिए, जो प्रभारियों के ऊपर जिम्मेदारी होती है, जितनी भी सेंटर स्कीम बनाता है, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व, यानी कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर सरकार का केंद्रीय नेतृत्व हो, वो जितनी भी स्कीम बनाता है उसको लागू करवाने का काम, उसको मॉनिटरिंग करने का काम प्रभारी ही करते हैं। प्रभारी ही समय समय पर आके केंद्रीय नेतृत्व को फीडबैक देते हैं कि राज्य में किस तरीके से योजनाओं को लागू किया जा रहा है और किस तरीके से इसमें सुधार की जरूरत है। कहीं पे अगर लूप होल्स नजर आते हैं तो वो भी केंद्रीय नेतृत्व को बताया जाता है। तो इसलिए लिहाजा प्रभारियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही नीचे तक तमाम सारी योजनाओं को प्रदेश अध्यक्ष के जरिए, संगठन के जरिए लागू करवाते हैं, जो आदेश केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मिलता है। इसी वजह से ये बैठक आज प्रभारियों के साथ की जा रही है, जिससे कि 2024 का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उसको साधा जा सके। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में पूरे देश भर में 400 प्लस का टारगेट लेकर के जाएगी लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल अविनाश, तो यानी सबसे अहम चीज होती है स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी को बनाने का काम प्रभारियों के जिम्मे पर दिखाई दे रहा है, उसे आगे बढ़ के जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी अध्यक्षों पर रहती है। ये तमाम चीजें जिस तरीके का सिस्टम है बीजेपी में रिफ्लेक्ट करता है। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया अविनाश। तो प्रभारियों की बैठक चल रही है जिसमें यूपी और उत्तराखंड दोनों के प्रभारी मौजूद हैं। देखिए लखनऊ से खबर है, अग्रसेन हाइट्स अपार्टमेंट में आवंटियों का आक्रोश दिखाई दे रहा है। सोसाइटी में वो इकट्ठा हुए हैं, नक्शा निरस्त होने पर यह नाराजगी देखी जा रही है। एलडीए का कागज देखकर फ्लैट लेने की बात कही थी। यह पूरा मामला शुरू होता है एलडीए के एक नोटिस पर, जहां पर इस सोसाइटी के लिए कहा जाता है कि ये जमीन में गड़बड़ी थी, नक्शा पास करने वालों पर अब कार्रवाई होना चाहिए, ये कहना है आवंटियों का। अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई हो, ये भी मांग है आवंटियों की। नक्शा पास न होता तो कभी फ्लैट नहीं लेते। सोसाइटी में 95 फ्लैट में से 70 की अधिक बिक्री हो चुकी है, लोग उसमें रहना शुरू कर चुके हैं। यह पूरा मामला है सीतापुर रोड के महिबुल्लापुर स्थित अग्रसेन हाइट अपार्टमेंट का। 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर यह अपार्टमेंट बना। ये बात अब पता चली है जब 90 में से 70 अपार्टमेंट बिक चुके हैं, उस पर लोग रहना शुरू कर चुके हैं और यही लोग अब अपने घरों से निकल करके सोसाइटी में इकट्ठा हैं, आवाज उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमने इस सोसाइटी में इन्वेस्ट ये किया था, फ्लैट इसलिए खरीदा था क्योंकि इसके मेन गेट पर एक तख्ती लगी थी कि एलडीए की ओर से नक्शा पास है। लेकिन अब एलडीए कह रहा है कि जमीन ही गलत है। जमीन गलत है तो नक्शा कैसे पास हुआ? ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, तस्वीर ग्रेटर नोएडा से आपको दिखाएंगे। एक्सप्रेस वे पर सेक्टर 142 के सामने बन रहे एडवेंट अंडरपास की बॉक्स पुशिंग में एक्सप्रेस वे की सड़क धंस गई। ये देखिए आप, फिलहाल बैरिकेडिंग करके उस हिस्से को घेर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 15 दिन के भीतर ये सड़क दोबारा धंस गई। ये पूरा मामला आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने हैं। 15 दिन के भीतर 2 बार ये सड़क कुछ इस तरीके से धंस चुकी है। चलिए, न्यूज़ एट 4 में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।